To all of you in once again my channel which is named Focus to Education with प्रियंवदा। तो अपने पिछले वीडियो में मैंने पाठचर्या के प्रकार, अर्थ एवं परिभाषा पे चर्चा की थी। आज हम, जो कि हमारे सिलेबस में है, आज हम पाठचर्या या पाठ्यक्रम के एकीकरण पर चर्चा करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पाठचर्या के वर्तमान दोष के बारे में समझेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। तो पाठचर्या के एकीकरण यानी इंटीग्रेशन ऑफ करिकुलम। फिर शुरू करते हैं। 20वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिकों ने अनेक नए प्रयोग किए। कब किए? 20वीं शताब्दी की बात हो रही है। मनोवैज्ञानिकों ने अनेक प्रयोग किए तथा अधिगम के अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए। अधिगम यानी सीखना या सिखाना, जैसा कि हम पढ़ते हैं ना, अधिगम लर्निंग। तो सीखना या सिखाने का प्रोसेस, जब मैंने अपना फर्स्ट वीडियो बनाया था तो शिक्षा पे बेसिक से, क्योंकि हम शिक्षा शास्त्र विषय को शुरू करने जा रहे हैं, जैसे अनुशासन या डिसिप्लिन, तो हमको ये पता होना चाहिए कि शिक्षा है क्या, शिक्षा शब्द का अर्थ क्या है, उसका महत्व क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है। तो उसका अर्थ, उसकी परिभाषा, महत्व तो हमने जान ली थी। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़े थे, तो हम चौथी यूनिट पे पहुंच चुके हैं इस वक्त। तो क्या यहाँ पे बता रहा है कि 20वीं शताब्दी में अनेक मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग किए और अधिगम के नए सिद्धांत प्रतिपादित किए, यानी थ्योरी को लाया उन्होंने। नई नई चीज़ों का प्रयोग करके इन्हीं प्रयोगों ने गेस्टाल्टवाद को जन्म दिया। गेस्टाल्टवाद को, यानी इस बात के अनुसार क्या है शिक्षा? मस्तिष्क एक इकाई है। गेस्टाल्टवादी क्या कहते हैं? मस्तिष्क को एक इकाई यानी एक यूनिट मानते हैं। तो इस वाद के अनुसार मस्तिष्क एक इकाई, मस्तिष्क ज्ञान को छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं प्राप्त करता। मस्तिष्क क्या है? जो ज्ञान है, हमारा नॉलेज, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं प्राप्त करता, बल्कि उसे पूर्ण रूप में ग्रहण करता है। पूर्ण रूप में कैसे? जैसे कि हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, या मान लीजिए हम साइंस पढ़ रहे हैं, या फिर आर्ट्स पढ़ रहे हैं, या मैथ पढ़ रहे हैं, गणित पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम उसको जब किसी सवाल को हल कर रहे हैं तो उसको क्या दे, उसमें सूत्र होगा ना, हमारा फार्मूला, उस फार्मूले को हम समझेंगे, फिर उसको अप्लाई करेंगे उस क्वेश्चन पर, फिर हम उसको सॉल्व करके उसका आंसर निकालेंगे। तो क्या हो रहा है कि छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं, उसको पूर्ण ज्ञान के रूप में वो मतलब ग्रहण कर रहा है या समाहित कर रहा है। तो फिर है वही वस्तु या विचार मस्तिष्क में स्थिर होता है। वस्तु या विचार क्या होता है? मस्तिष्क में स्थिर होता है कि हम कैसा विचार रखते हैं, कि किस हिसाब की वस्तु के, जैसा हमारे सामने कोई सिचुएशन आती तो हम उस सिचुएशन पे जो विचार करते हैं बाल्यावस्था या किशोरावस्था में, तो हम एडल्ट होते वहाँ मन मस्तिष्क में स्थिर रहता है। तो हम एक प्रकार से सीख जाते हैं कि हम ये ऐसा, अगर हमें चोट लग रही है तो बच्चा रोता है, उस हिसाब से वो, क्योंकि वो बोल नहीं सकता, तो वो अपने रो करके ही अपने अनुभव को अपनी माँ से शेयर करता है कि उसे चोट लग गई है, या वो बच्चा भूखा, कुछ भी हो, हम कुछ काम कर रहे हैं उसमें असफल हो गए तो हमको थोड़ी सी निराशा आती है। फिर हम लगातार, लेकिन हमने ये भी सीखा कि अगर हम कोशिश कर रहे हैं तो हम सफलता की प्राप्ति करके फिर हमारा उत्साहवर्धन भी होता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में गेस्टाल्टवादियों ने कहा है कि वस्तु या विचार मस्तिष्क में स्थिर होता है, जो पूर्ण अर्थ देता है, यानी पूर्ण रूप से उसको, चाहे हम सामाजिक क्षेत्र की बात करें, आर्थिक क्षेत्र की, राजनीतिक क्षेत्र की, ऐतिहासिक क्षेत्र की, किसी भी क्षेत्र या किसी भी परिदृश्य से हम देखें तो वो पूर्ण अर्थ देता है हमारे मस्तिष्क को। फिर इन मनोवैज्ञानिक खोजों ने शिक्षा को प्रभावित किया। जाहिर सी बात है, जब कोई शिक्षा का जो पहले पैटर्न चल रहा है, उस पैटर्न पे अगर हम उस परिदृश्य से शिक्षा को देख रहे हैं, तो जब ये खोज हुई, प्रयोग हुए, इनकी मतलब ये सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, इनको मान्यता मिल गई कि हाँ, ऐसा करने से ऐसा होता है, या हमें ऐसा, अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमें ऐसा मिलेगा। फिर तो इसी प्रकार इन खोजों ने शिक्षा को प्रभावित किया। गेस्टाल्टवाद के अनुसार अमेरिकी विद्यालयों में पाठ्यक्रम का एकीकरण आरंभ हो गया। तो पाठ्यक्रम का एकीकरण कहाँ आरंभ हो गया? अमेरिकी विद्यालयों में। पाठ्यक्रम का एकीकरण इस सिद्धांत पर किया जाता है कि कोई विचार तथा क्रिया तभी प्रभावशाली एवं उपयोगी होती है जब उसके विभिन्न भागों एवं पक्षों में एकता होती है। पाठ्यक्रम का एकीकरण यहाँ क्या बताया जाए, किस सिद्धांत पे किया जाता है कि कोई भी विचार, जो थॉट्स हैं हमारे मन में आ रहे हैं, वो निगेटिव हों, पॉजिटिव हों, समाज के प्रति हों, या किसी भी चीज़ के प्रति हमारे कोई वस्तु है उसको देख के, या भोजन को देख के हमारा व्यवहार या हमारा शारीरिक या मानसिक क्रियाएं हो रही, कुछ भी हो रही, तथा क्रिया जो हो रही तभी प्रभावशाली एवं उपयोगी होगी जब उसके विभिन्न
भागों, उसके भाग क्या है, जैसा कि शिक्षा पढ़ते हैं तो उसमें मनोविज्ञान भी पढ़ते हैं, रिसर्च भी पढ़े, समाजशास्त्र भी, इतिहास, सब कुछ पढ़ रहे हैं हम शिक्षा का। उसी प्रकार उन पक्षों में एकता, एक सामंजस्य बैठा होता है। वो भले अलग अलग है लेकिन वो सब एक शिक्षा का आधार क्रिएट करते हैं, उसका बेस तैयार करते हैं। फिर पाठ्यक्रम के एकीकरण से तात्पर्य है विभिन्न विषयों को एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित करना कि उनके बीच कोई अवरोध ना हो। मतलब विभिन्न जो विषय हैं, एकीकरण क्या है, हम साइंस भी पढ़ रहे हैं, हम हिस्ट्री भी, मैथ भी, लेकिन उनको इस प्रकार से संबंध बैठाना कि उनमें कोई अवरोध उत्पन्न ना हो। अवरोध यानी कोई बैरियर, कोई बाधा ना आए, कोई रुकावट ना आए, उसमें एकता हो, वो सब एक सूत्र में सामंजस्य बैठाते हुए बंधे हुए हो। इस प्रकार पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों के ज्ञान को विभिन्न खंडों में प्रस्तुत न कर तो क्या है, इस पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों के जो ज्ञान हैं उनको खंडों में प्रस्तुत न करके सभी विषयों को मिलाकर एक इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मतलब जो सभी विषय हैं उनको हम खंड में नहीं कर सकते। जैसे हम शिक्षा शास्त्र अगर पढ़ रहे हैं तो शिक्षा का इतिहास भी पढ़ रहे हैं, समाज शास्त्र भी पढ़ते हैं शिक्षा का, उसमें टीचर एजुकेशन भी हो गया, हमारा रिसर्च भी हो गया, तो उसको हम एक यूनिट में या इकाई में बांट देते हैं, डिवाइड करके। तो उस प्रकार से सब विषयों को मिलाकर ज्ञान को एक इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जैसा कि गेस्टाल्टवादियों ने क्या कहा कि मस्तिष्क एक इकाई है हमारी, उसी प्रकार से तो पठन पाठन की सुविधा तथा कुछ अन्य व्यवहारिकताओं के कारण शिक्षा के पाठ्यक्रम को पठन पाठन की सुविधा यानी पढ़ने की और पढ़ाने की सुविधा तथा कुछ ज्ञान एक इकाई है यानी एक यूनिट है और सभी विषय इसके विभिन्न अंग हैं। तो क्या हुआ, ज्ञान क्या हमें से क्या समझ, एक इकाई है, मस्तिष्क हमारा इकाई है और अन्य सभी विषय इसके अंग हैं जिसको हमें क्रमानुसार मतलब एक श्रृंखला में करके पढ़ना है। फिर है अन्य व्यवहारिकताओं के कारण शिक्षा के पाठ्यक्रम को विभिन्न विषयों में विभक्त कर दिया गया है। अन्य व्यवहारिकताएं जो हुई हैं उनके कारण शिक्षा के जो पाठ्यक्रम उसको विभिन्न विषयों में विभक्त कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, बांट दिया गया है। किंतु इस विभाजन का अर्थ यह नहीं है कि बालकों को विभिन्न विषयों का ज्ञान अलग अलग कराया जाए, यानी कि ये नहीं कहता कि हमें विभिन्न विषयों ज्ञान अलग अलग कराया जाए। हमें एक ही साथ एक ही दिन में क्लास में हमारे अलग अलग पीरियड्स लगते हैं जिनका समय होता है, उनके हिसाब से हम अलग अलग सब्जेक्ट को मतलब डिवाइड कर देते हैं कि हमें इतनी देर 30 मिनट ये पढ़ना है, फिर नेक्स्ट 30 मिनट हमें दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है, इस प्रकार से, और इस प्रकार से इसकी व्यवस्था की जाती है। फिर आगे देखते हैं कि एकीकृत पाठ्यक्रम की विशेषताएं क्या हैं, यानी इसकी क्या विशेषता है, उसके बाद हम इसके पाठ्यक्रम में कठिनाइयों को भी समझेंगे। फिर विशेषताएं क्या हैं, इसमें ज्ञान को समग्र रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो ज्ञान है उसको विस्तार से समग्र रूप में प्रस्तुत किया जाता है। फिर इसके माध्यम से छात्र विभिन्न विषयों का ज्ञान एक साथ प्राप्त करते हैं। छात्र क्या करते हैं, विभिन्न विषयों का जो ज्ञान है, जब हम BA में जाते हैं या MA में जाते हैं तो अलग अलग विषय हमें पढ़ाए जाते हैं, अलग अलग ही टॉपिक हो जाते हैं, लेकिन यूनिट सबको बांट दिया जाता है, सब सेक्शन में वो डिवाइड कर दिया जाता है। तो उस प्रकार से हम उस ज्ञान को अर्जित करते हैं। फिर जब हम PG में जाते हैं तो हम एक विषय चुनते हैं, कोई भी हिस्ट्री चुन लिया हमने, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, संस्कृत चुन लिया हमने, या शिक्षा शास्त्र चुना, तो उसमें भी हमें अलग अलग प्रकार से अलग अलग सेमेस्टर में अलग अलग विषयों की जानकारी दी जाती है। फिर है तीसरा, यह पाठ्यक्रम अनुभव केंद्रित होता है। पाठ्यक्रम क्या होता है, अनुभव से, इसे हम अनुभव से सीखते हैं। फिर इससे बालकों को जीवन उपयोगी शिक्षा मिलती है। जीवन उपयोगी कैसे, हम कुशल मानव संसाधन बन के निकलते हैं, अपने समाज में, अपने राष्ट्र में अपनी जीविका चलाने के सक्षम या काबिल बनते हैं। उसके बाद अपने राष्ट्र का, अपने देश का, अपने समाज की प्रगति में हम हिस्सेदारी होती है, प्रतिभागी बनते हैं। फिर ऐसे बालकों को इस पांचवा है, इसमें छात्रों की रुचियों को महत्व दिया जाता है। किस पर महत्व दिया जाता है, छात्र यानी स्टूडेंट जो हैं, बालक हो बालिकाएं किसी की भी, इसमें छात्रों की रुचियों को महत्व दिया जाता है कि उनकी रुचि क्या है। मतलब किसी की रुचि किसी सब्जेक्ट में है, हिस्ट्री में हो गई, किसी को मैथ पसंद है, कोई साइंस बैकग्राउंड से है, तो उसी प्रकार से हम उनकी रुचियों को महत्व देते हैं। फिर इस पाठ्यक्रम से अध्यापकों का उत्तरदायित्व एवं कार्यभार बढ़ जाता है।
इस पाठ्यक्रम से अध्यापकों का क्या दायित्व कार्यभार कैसे पड़ता है, क्योंकि वो एक विषय तक सीमित नहीं रह गए हैं। अगर वो अपने स्टूडेंट या विद्यार्थी को पढ़ाने जा रहे हैं तो फिर उन्हें हर विषय की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब समग्र ज्ञान होना चाहिए, उसकी समूह में होना चाहिए। तो उसी प्रकार से उसका कार्यभार बढ़ जाता है, उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हमें ये भी विषय बच्चों को पढ़ाना है, ये भी पढ़ाना है। तो उस हिसाब से हम समझते हैं। फिर इस पाठ्यक्रम की सफलता के लिए अध्यापक को पर्याप्त एवं व्यापक अध्ययन की आवश्यकता होती है। इस पाठ्यक्रम जो एकीकृत पाठ्यक्रम होता है, इसकी सफलता के लिए अध्यापक को पर्याप्त एवं व्यापक अर्थ की आवश्यकता होती है। पर्याप्त या व्यापक अध्ययन किया जाए, सॉरी मैंने अर्थ बोल दिया था, यहाँ पे अध्ययन होगा, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा इसे। फिर आसानी होती है। फिर इसमें छात्रों के पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को संबंधित करने में आसानी होती है। इससे क्या होती है, छात्रों के जो पूर्व ज्ञान थे, जो उन्होंने अपने समाज से सीखा, परिवार से सीखा, या प्राथमिक स्तर पे सीखा, माध्यमिक स्तर पे, फिर उच्च स्तर पे आए, तो उससे हम उसका एक सहसंबंध समझ सकते हैं। कोरिलेशन यानी सहसंबंध, वो एक सामंजस्य बैठा के चलना पड़ता है टीचर को, और फिर उसके स्टूडेंट को वो समझ में आ भी रहा है कि नहीं, ये भी हमें महत्वपूर्ण है जानना। फिर उसके बाद है एकीकृत पाठ्यक्रम के प्रयोग में कठिनाइयाँ, यानी क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं इन द यूज़ ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम। अगर हम एकीकृत पाठ्यक्रम को अपना रहे हैं, हमारा विद्यालय हमारे देश में या किसी भी देश में, तो उसकी कुछ कठिनाइयाँ क्या हैं। जो सिमिलैरिटी है पूरे विश्व में होगी ना, कि सार्वभौमिकरण कब होता है, जब हम शिक्षा का सार्वभौमिकरण, जब वो जो उसका ज्ञान है वो उस पूरे विश्व में उस ज्ञान को कोई, जैसे कि किशोरावस्था के कुछ, मान लीजिए बाल्यावस्था के कुछ गुण या दोष हैं, किशोरावस्था के, वो उसकी संस्कृति के हिसाब से या उसकी शिक्षा के हिसाब से थोड़ा भिन्न हो सकते हैं, पर वो सार्वभौमिकरण है, पूरे विश्व में मानता। जैसे कि अगर बच्चा बाल्यावस्था में है, शैशवावस्था में है, वो चलना सीख रहा है, बोलना सीख रहा है, तो वैसे भी वहाँ भी होगा, पश्चिम में या पश्चात में भी होगा, किसी भी देश से, किसी भी महाद्वीप से ताल्लुक़ रखते हो, संबंध रखते हो, तो वो वैसा ही होगा। उसको हम ये नहीं कह सकते कि अगर भारत में बच्चा चलना सीख रहा है, बोलना सीख रहा है, इस स्टेज पे उसकी मेमोरी लेवल का भी, अंडरस्टैंडिंग लेवल का हो रही, तो वो उसी प्रकार से यूएस में भी होगा। तो इस प्रकार से हम इसको समझेंगे। फिर है एकीकृत पाठ्यक्रम के प्रयोग में कठिनाइयाँ क्या क्या हैं। पहला है बालक की रुचियों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का एकीकरण बहुत कठिन है। कठिन कैसे, ये जटिल, मतलब जटिल है। भारत की रुचियों को अगर हम ध्यान में रखें तो भारत एक विभिन्न संस्कृति, विभिन्न सभ्यता, संस्कृति और क्या बोलते हैं कल्चर वाला देश है, जिसमें सभी अलग अलग भाषा, अगर हम साउथ में रह रहे हैं, दक्षिण में रह रहे हैं, तमिल बोल रहे हैं, कर्नाटका में कर्नाटक, महाराष्ट्र में हम मराठी बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हम हिंदी या अवधी बोल रहे हैं, तो इस प्रकार से कठिनाई भी आती है। फिर दूसरा, इसके द्वारा छात्रों की विशिष्ट रुचियों का विकास कठिन होता है। इसके द्वारा क्या होता है, जो छात्रों की विशिष्ट रुचियाँ होती हैं उनका विकास कठिन होता है, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, द्वंद्व आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो उस द्वंद्व के हिसाब उनके अंदर कि हम इसको पढ़ रहे हैं, फिर इसको, फिर उसमें अवरोध कहीं ना कहीं एक होने लगता है, इस प्रकार से। तो तीसरा है, इसमें ज्ञान की एक निश्चित रूपरेखा नहीं बन पाती है। इसमें ज्ञान बहुत ही विस्तारित और वृहद होता है, निश्चित रूपरेखा हम नहीं दे सकते। अगर हम शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हैं तो उसमें हम समाजशास्त्र भी पढ़ेंगे, अधिगम भी पढ़ेंगे, मनोविज्ञान भी पढ़ेंगे, साइकोलॉजी पढ़ेंगे। उसके बाद हम उसमें मान लिया कि हमने रिसर्च पढ़ा है, स्टैटिक, इस प्रकार से हम इसे समझेंगे। फिर है, इसमें ज्ञान, इस पाठ्यक्रम में सभी विषयों का एक साथ एकीकरण कर सकना असंभव है। यानी जो एकीकरण पाठ्यक्रम है, तो इस पाठ्यक्रम सभी विषयों का एकीकरण करना असंभव है, लगभग एकीकरण हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर विषय अपने आप में एक विशिष्ट विषय होता है और अपनी एक महत्वता रखता है। वो उसका एक महत्व होता है शिक्षा के क्षेत्र में। हम किसी को मतलब कम नहीं आंक सकते किसी सब्जेक्ट को, हर सब्जेक्ट अपनी एक बराबरी पे होता है, तो उसका एकीकरण कर पाना लगभग असंभव है। फिर है पांचवा, इस प्रकार के पाठ्यक्रम के अध्यापन में बहुत अधिक समय लगता है। अधिक समय लगेगा जब हम इस प्रकार का पाठ्यक्रम करेंगे, सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। हम इतिहास भी पढ़ा रहे हैं, हम गणित भी पढ़ा रहे हैं, हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इतिहास पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, तो उसको एकीकृत करना थोड़ा कठिन हो जाता है। फिर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का एकीकरण उचित नहीं होता है। माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर पर हम जा रहे हैं तो उसका
पाठ्यक्रम का एकीकरण उचित नहीं होता है, क्योंकि उस स्तर पे अगर हम एकीकरण पे ध्यान देंगे तो हम डाइवर्सिटी कैसे होगी, हमें विभिन्नता है ना हमारे देश में, तो उस विभिन्नता को हमें समझना होगा, उस हिसाब से हमें उसको ये प्रक्रिया जटिल न बने, इस हिसाब से उसको समझना होगा। फिर है 7वां, इस पाठ्यक्रम के प्रयोग के लिए उपयुक्त अध्यापकों का बहुत अधिक प्रभाव है। इस पाठ्यक्रम के प्रयोग के लिए उपयुक्त अध्यापक जो हैं उनका बहुत अधिक अभाव है। मतलब कुशल अध्यापक या टीचर एजुकेशन की व्यवस्था इसीलिए की गई है कि हमारा टीचर वेल ट्रेंड हो। ये मे भी जब हम बीएड या एमए बीएड करते हैं, डीएलएड करते हैं, उसके बाद हमें टेट या सुपर टेट या सीटेट टाइप परीक्षा उत्तीर्ण करना पड़ता है, तभी क्योंकि उसमें हमारी मानक हमारे दृष्टिकोण की परख की जाती है कि हम एक अच्छे अध्यापक बनने के काबिल हैं या नहीं हैं। तो इस हिसाब से वो अलग छटनी करके हमें निकाला एक उभारा जाता है कि अगर हम अपने छात्रों को पढ़ाने जा रहे हैं, हम प्राथमिक स्तर पे जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमारी क्या योग्यता होनी चाहिए। हम माध्यमिक स्तर पे जा रहे हैं, जबकि पाठ्यक्रम का एकीकरण है, तो हम कैसे हर पाठ्यक्रम को मैनेज करेंगे। तो इस प्रकार ही बहुत कठिनाई उत्पन्न होती है और अध्यापकों का अभाव, हमारे देश की जनसंख्या बहुत विशाल है और विशाल होने के नाते तो समस्याएं तो बनती ही रहती हैं देश में कोई ना कोई। तो इसी प्रकार से फिर है अधिकांश अध्यापक इसके प्रयोग के लिए तैयार नहीं होते तथा इसे असुविधाजनक मानते हैं। अधिकांश अध्यापक जो होते हैं वो इसके प्रयोग के लिए तैयार नहीं होते तथा इसे असुविधाजनक मानते हैं, कि मतलब कि वो नहीं तैयार होते कि उनके बालक को, वो चाहते कोई एक विशिष्ट कोर्स हो या वो मतलब कोर्स हो, पाठ्यक्रम हो, जिसको हासिल करके वो अपनी जीविकोपार्जन कर सके। वो उनमें केवल यही जानते हैं, मतलब कि इतना नहीं समझ पाते, अंडरस्टैंड नहीं हो पाते कि क्या उस विषय की महत्ता क्या है, या तो ये सब इसमें कठिनाइयाँ आती है। तो आज हमने क्या जाना, पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या का एकीकरण क्या है, उसकी विशेषताएँ क्या हैं या उसमें कठिनाइयाँ क्या हैं। तो अगले जो हम वीडियो का आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और अगर आपको इससे मदद मिल रही हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। और अपने अगले वीडियो पे जिस टॉपिक पे मैं डिस्कस करूँगी वो है वर्तमान पाठ्यचर्या के दोस्त। तो आज के लिए बस इतना ही था। आप सभी सीखने वालों को मेरा नमस्कार।